मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मंजू वालिया, आपके अपने चैनल जस हिंदी में और आपके अपने शो एक मुलाकात में आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आदाब, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आज अरिज़ोना पूरे अमेरिका में, वर्ल्ड में मैं कहूँ तो जहाँ जहाँ भी थैंक्स गिविंग का त्यौहार प्रचलित है, वहाँ सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ भगवान का शुक्रिया करने के लिए डिनर का इंतज़ाम करते हैं और डिनर की तैयारी में लगे होंगे। तो हैप्पी थैंक्स गिविंग एवरीबॉडी, और चाहूँगी कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और कोरोना से बचते रहें। कोरोना इस टाइम हाई सीज़न पे है, तो मेरी सब जानने पहचानने वालों और दर्शकों से, जितने भी अमेरिका में रह रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि कोरोना से बचें और हैप्पी थैंक्स गिविंग टू एवरीबॉडी। आज हम आपसे एक ऐसे इंसान से मुलाकात करवाएंगे जो कि हमारा शो जो एक मुलाकात करवाता है, जिससे आप सबको और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं कि किताबें पढ़कर इतना नहीं मिलता जितना कि आपको तजुर्बे के साथ सबक आपको मिलता है और आप उससे सीखते हैं। पैसा जो होता है ना, एक ही भाषा बोलता है। बड़ा गौर फरमाइएगा इस चीज के ऊपर कि पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर आज तुमने मुझे बचा लिया, अगर आज तुमने मुझे बचा लिया, तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। बात करते हैं हम इंश्योरेंस की, कि इंश्योरेंस का आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है और ये क्या जरूरी है। एक इंसान है, गाड़ी की इंश्योरेंस करा लेता पर अपनी इंश्योरेंस नहीं करवाता है। क्या आप ये सोचते हैं कि गाड़ी की इंश्योरेंस आपसे ज्यादा बेहतर है? तो चलिए इसी बात पे आज गुफ्तगू करेंगे। मैं आज को एक यंग लड़के से मिलवाना चाहती हूँ। वो एक पिता है, भाई हैं और एक पुत्र भी हैं, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने आप को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा दिया, एक इंश्योरेंस के ऊपर जो कि वो करते हैं। वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। तो चलिए मिलवाते हैं उनसे और उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो पंकज ग्रोवर जी, नमस्कार पंकज जी। नमस्कार जी, नमस्कार मुझे जी। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। तो पर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस समय आप कहाँ पर हैं और कहाँ के बाशिंदे हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं अभी तो बे एरिया में हूँ, टू बी एग्जैक्ट फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया में हूँ। जी और ओरिजिनली ऑफ कोर्स इंडिया से, बहुत छोटा था जब यहाँ आ गया, सिर्फ 15 साल का था जी यहाँ आ गया था। तो जी यहीं अपना मॉनरे में अपनी हाई स्कूल पूरा किया, उसके बाद थोड़ा कॉलेज किया। जी अभी यहाँ सेटल है काफी टाइम से। जी। तो आप 15 साल की उम्र में यहाँ आ गए और यहीं आपने अपने कॉलेज किया। तो आप अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में कुछ और बताएंगे? जी जरूर। ओरिजिनली आप कहाँ से हैं? अम्बाला से हैं कि हरियाणा से हैं कि अमृतसर से हैं कि कहाँ से हैं आप? जी जरूर। पर उससे पहले पहले तो आपका शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, इस गुफ्तगू के जी, लिए। और धन्यवाद। श्रोताओं का सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और ऑफ कोर्स हैप्पी थैंक्सगिविंग। जैसे आपने शुरुआत की, आज थैंक्सगिविंग का जी दिन, जी तो एक बहुत मायने रखता है थैंक्सगिविंग की। जस्ट सेइंग थैंक्स, हम जैसे हम लोग भी अपने विश्वास रखते हैं कि जो ग्रेटिट्यूड है, थैंक्स है, वो अगर हम देते रहें तो उसका एक उससे एक अलग सी एक फीलिंग आती है जी जो थैंक्सगिविंग हम पूरे करते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैं हूँ अम्बाला, हरियाणा से। तो अपना 10th ग्रेड करने के बाद इधर आ गया था। बाकी जी 11th और 12th यहाँ पर मानवरे में किया। उसके बाद बे एरिया में मूव हो गए, और सेम बे एरिया में ही। तो, हाँ, सोच के लगता है कि 34 साल हो गए। जी जी बहुत लंबा समय हो गया। जी। तो आप पंकज, आप 15 साल के थे और 15 साल में आपका अम्बाला से, हरियाणा से अमेरिका का सफर कैसा रहा?
कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? इस सफर तो ऐसा है कि एक स्पेशली उस उम्र में एक एक्साइटमेंट होती है कि अमेरिका जा रहे हैं। जी। वो एक्साइटमेंट तो थी, पर यहाँ आके जब वो बोलते हैं कि जब बैक होम अपने घर को जब मिस करते थे, तो जी। आके उस वक़्त सिर्फ मैं और मेरे पिताजी यहाँ पर थे, बाकी फैमिली भी इंडिया उसके 2-3 साल बाद आई। तो जी। लेकिन आकर के इंडिया को बहुत मिस करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब सेटल हो गए, जी। तो सब कुछ धीरे-धीरे चलता रहा और एक के बाद एक अ, काफ़ी बारी सोचते भी थे कि वापस जाएँगे नहीं, लेकिन जब एक बार यहाँ सेटल हो गए, तो सेटल हो गए। जी। वो ये एक ऐसी ज़मीं है कि सब लोग कहते हैं कि हम पैसा बनाएँगे और वापस चले जाएँगे, तो वो उसके लिए किसी ने क्या खूब कहा है ना कि ना कंबल इंसान को छोड़ता है, ना इंसान कंबल को छोड़ता है। तो यहाँ पर फिर आपने अपनी एजुकेशन की, तो आप एज़ ए फाइनेंशियल एडवाइज़र और फिड्यूशियरी एडवाइज़र हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि इस लाइन में आने के लिए आपको किससे प्रेरणा मिली और क्या सोच के आप इस लाइन में आए? कि अगर मैं शुरू से बताऊँ तो मैं एक्चुअली जो मेरी स्कूलिंग थी, जो कॉलेज मैंने जो डिग्री ली है वो एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स में थी। पर जी। लेकिन जी फिर उसके बाद फिर बस कुछ नहीं बना तो अलग-अलग तरह के बिज़नेसेस किए। जी। रेस्टोरेंट भी रखा, कोरियर सर्विस, जी। ट्रकिंग सर्विस सब कुछ किया। उसके बाद जो ये मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र में आने का एक था जी। मैं कुछ इनकम कुछ इस तरह से चाहता था कि भी ऑफ कोर्स हर एक आदमी जो काम शुरू करता है वो इनकम को देखेगा। जी। लेकिन फिर वो क्या है कि धीरे-धीरे जब वो इनकम के लिए शुरू तो किया था लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि फाइनेंशियल एडवाइज़र एक्चुअली है क्या? जी। फाइनेंशियल एडवाइज़र हम लोग यूजुअली एक नॉर्मल ज़िंदगी में आमतौर पे हम फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात नेसेसरली नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि भई शायद ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसिव होगा फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना। तो एक जी। फाइनेंशियल एडवाइज़र यू कैन थिंक ऑफ इट वो आपका एक आर्किटेक्ट भी है, आपका एक फाइनेंशियल होम का और एक फाइनेंशियल डॉक्टर भी है। जी। तो वो दोनों आपके साथ हमेशा चलते रहें, तो जो है आपकी जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र का मेन काम है वेल्थ सबसे पहला काम है कि वेल्थ बिल्डिंग, जी। उसके बाद है वेल्थ प्रिजर्वेशन जी। और फिर एंड में आता है वेल्थ ट्रांसफर। जी। वो सब कुछ सही तरीके से हो, सही तरीके से नेक्स्ट जनरेशन को भी वेल्थ जाए, व्हाइल जब आप खुद खुद उस वेल्थ को कैसे यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से। ज़्यादातर हम लोग फाइनेंशियल एडवाइस किससे लेते हैं? या अपने नेबर से या अपने दोस्तों से या अपने कलीग से, पर ओरिजिनल में फाइनेंशियल एडवाइज़र तक नहीं पहुँचते। जी। फाइनेंशियल एडवाइज़र का एक आई थिंक बहुत बड़ा रोल है हर एक की ज़िंदगी में, जी। जो कि कोई एक्सपेंस नहीं है। इट्स बेसिकली कि आपके जो फाइनेंसेस हैं उसको सही डायरेक्शन में लेके। जी। मनी तो हर आदमी कमाता है, लेकिन वो जी। कमाने के बाद उस मनी अब मनी आपके लिए क्या करती है, वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको एडवाइस जी। हम लोग जब इंडिया में थे यहाँ भी ये फाइनेंशियल एडवाइज़र अभी थोड़ा उभर के आए हैं। पहले इतना नहीं था। जी इसके बारे बेसिकली में हाँ जी, वही है कि एक ये नॉलेज है जो जी। शेयर जो लोग भी अब नॉलेजेबल हो रहे हैं धीरे-धीरे उनको पता चल रहा है कि अपने फाइनेंसेस को कैसे ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था कि घर पे बेसिकली तिजोरी में पैसे रख लिए जाते थे। जी। लेकिन वो तिजोरी में पैसा कुछ कर नहीं रहा है, उसकी वैल्यू तो जी। घटती जा रही जी। है। असली में पैसा है कि मार्केट में और कैसे उसको वो सही तरह से उसके उसकी एक बोलते हैं उसमें जो वेल्थ के ऊपर वेल्थ बन जो मनी है आपके लिए काम करे। वो घर पे पड़ी है, तिजोरी में पड़ी है, सिर्फ बैंक में भी पड़ी है, तो वो एक सिर्फ एक सिटिंग मनी। इट्स नॉट जी। डूइंग एनीथिंग। आपके लिए कुछ जी। करती नहीं है। जी। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर का वो कि वो मनी जो आपने कमाई है, उसको सही तरीके से आपके लिए वो मनी आपके लिए काम है। जी। तो ये फिड्यूशियरी क्या है? ये फिड्यूशियरी फिड्यूशियरी एक तरह से हमें फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जो उस
लेवल तक है जिन्होंने वो सब लाइसेंस लिए। एक तरह की ओथ है जो लेनी पड़ती है कि भी हम जो काम करेंगे, हम किसी के साथ जब हम फाइनेंशियल एडवाइस किसी को देते हैं तो हम उनके हित की बात करेंगे, अपने हित की। अपनी कमीशन या अपने हित के बारे में नहीं, लेकिन जो क्लाइंट है जिसके साथ हम बैठे हैं उसके हित के लिए, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या चीज है वो उसको एडवाइस करेंगे। तो जी, दैट इज जुडिशियरी। जी। तो आपने कितना अरसा हुआ आप इस फील्ड में आए और इसके लिए क्या ज़रूरी है? मुझे इस फील्ड में आए तो अबाउट 8 इयर्स हो गए हैं। 8 इयर्स पहले मैंने शुरू किया था, तो अबाउट अबाउट 3.5-4 साल से मैं फुल टाइम अभी इसी काम में हूँ। जरूरी तो ऑफ कोर्स लाइसेंसेस जो स्टेट के लाइसेंसेस हैं, स्टार्टिंग विद लाइफ और हेल्थ एंड देन पंकज सीरीज। जी पंकज जी स्टेट लाइसेंस के ऊपर हम बात करेंगे, पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप लोग भी कहीं जाइएगा नहीं, आपको भी बताएंगे ये कि स्टेट लाइसेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए पंकज ग्रोवर जी से, बे एरिया कैलिफोर्निया, यूनियन सिटी, फ्रीमाउंट। एक बच्चा 15 साल की उम्र में इंडिया से आता है और लगता है कि यहाँ तो सब खूब अच्छा मिलेगा, फिर उसके बाद फिर उसको लगता है कि यहाँ ज़िंदगी बहुत हार्ड है, पर उस हार्डशिप से निकलते निकलते ये बच्चा एक यंग मैन बन जाता है और एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाता है कि जहाँ दूसरों को एडवाइस देता है कि आप अपनी फाइनेंशियल थिंग्स या अपने फाइनेंशियल को कैसे संभालें। तो पंकज जी, आपका कोई, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले इसके लिए कि क्या करना पड़ता है, तो आप उसको हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। जी, करने के लिए बेसिकली तो सबसे जरूरी तो इसमें है जी पैशन। जी, आपका पहले तो पैशन होना चाहिए कि आपने ये काम करना है और कैसे आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। जी, जो जो स्टेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टेट के लाइसेंसेस लेने जी, पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा, स्टार्टिंग विद ओनली लाइफ इंश्योरेंस के लाइसेंस है, देन लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ, और फिर उसके बाद सिक्योरिटीज लाइसेंस हैं जिसमें आप फिर धीरे धीरे बाकी के एरियाज में म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उसमें भी आप अपना जी। करियर बढ़ा सकते हैं। तो इसका लाइसेंस मस्ट है आपको काम करने की, तो ये स्टेट लेवल का लाइसेंस, इसके लिए कोई क्लास लेनी पड़ती है, कोई एजुकेशन है इसका, क्या क्या सिस्टम है, ऐसे कैसे अगर कोई आपकी तरह बनना चाहता हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसका पहला स्टेप क्या है? चलो, पहला स्टेप तो ये कि ये बहुत अच्छी, अगर कोई ऐसा ये विचार रखता है तो हम उनकी पूरी मदद भी करते हैं। मैं खुद अपनी अपनी जो इंडस्ट्री को अपना जो पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मेरे पास जैसे अभी बे एरिया में ये एक ऑफिस है, एक अपना फ्रेस्नो में ऑफिस है, एक सैक्रामेंटो में ऑफिस है, और मैं आउट ऑफ स्टेट जैसे एरिजोना, वाशिंगटन और वर्जीनिया की तरफ देख रहा हूँ। तो कुछ लोगों से बात चल रही है मेरी, जहाँ मैं अपने ऑफिस खोलता हूँ। तो जी, यस, जो लाइसेंस है वो स्टेट का लाइसेंस, बिकॉज हम लोग जो है किसी के मनी के साथ डील कर रहे हैं, तो उसके लिए स्टेट की रिक्वायरमेंट्स काफी हैं। स्टेट आपको वॉच करती है। जैसे मैं फिनरा FINRA का मेंबर हूँ, एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो तुम्हें देखती है कि आप जो कर रहे हैं किसी कस्टमर के साथ, किसी क्लाइंट के साथ, जब आप उनकी मनी से डीलिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से डीलिंग, आप सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं कि उनके फायदे के लिए। जी। तो इसके लिए वो स्टेट लाइसेंसेस होने बहुत जरूरी है। तो एक स्टेट का लाइसेंस जो है वो सारी स्टेट्स में चल जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं। आप एक स्टेट से लाइसेंस देके बाकी स्टेट के आपको इंडोर्समेंट आप करोगे, उनका उनको बोलते हैं नॉन रेजिडेंशियल लाइसेंस, जो जी, आपको आगे इंडोर्समेंट देनी पड़ती है हर एक स्टेट की। उनकी जी। फीस और उनकी जो थोड़ा बहुत एजुकेशन है वो उनको पूरा करके तो आपको आगे से आगे इंडोर्समेंट मिलती है। तो इंश्योरेंस को आप कितने हिस्सों में बांटते हैं? इंश्योरेंस को अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस, तो जी, एक लाइफ इंश्योरेंस की बांटने का भी, लाइफ इंश्योरेंस एक जिसे चाहिए तो सबको, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है बेसिकली क्या है?
जी, अब आप अगर हम जैसे कि एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर मैं बात करूं तो एज ए जी, अब जैसे मैंने कहा कि एक आर्किटेक्ट है आपका, उसको फाइनेंशियल हाउस बनाना है। जी, तो अब कोई भी घर अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, आर्किटेक्ट जब वो आपका डिजाइन करता है तो जी, सबसे नीचे है फाउंडेशन। जी, तो एक फाइनेंशियल होम के लिए जो फाउंडेशन है वो है इनकम। जी, जो इनकम है वो हमेशा आती रहनी चाहिए, जो एक फाउंडेशन। अगर जी, मतलब इन केस ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस से वो तीनों चीजें तीनों में से कुछ भी हो जाए तो इनकम बिगड़ जाएगी। जी, अब ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं कि इनकम ला रहे हैं, उसके बाद वो फाउंडेशन बनाने की बजाय उसके ऊपर वो दीवारें क्या है कि आपका जैसे घर हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, रिटायरमेंट प्लान हो गए, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, वो जी, सब बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो इनकम प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वो तीनों केस में कि डेथ में, डिसेबिलिटी में, क्रिटिकल इलनेस में, अगर वो जी, इनकम प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो सब की सब जो दीवारें हैं वो हिल सकती जी, हैं। तो इसलिए पहले वो इनकम को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद वो दीवारें बनेंगी अलग अलग, फिर उसके ऊपर छत देनी पड़ेगी कि टैक्स इफिशिएंट है और वो प्रॉपरली आगे ट्रांसफर भी होगी जी, नेक्स्ट जनरेशन को। तो वो है पूरा फाइनेंशियल हाउस। तो जब हम शुरुआत करते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस एक बहुत जरूरी इंश्योरेंसेज हैं जो हर एक के पास होनी चाहिए, ताकि कुछ भी होने पर जो इनकम है वो नहीं रुकनी चाहिए, जी, इनकम प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। जी, दैट्स बेसिकली द इंश्योरेंस जो जहां से जी, जी। तो ये इंसान को कब लेनी चाहिए? ये तो हर एक, जैसे हमने बोला कि एक सबसे पहला काम है वेल्थ बिल्डिंग का। जी, तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। जी, कितनी लेनी ये चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपका जो एसेट्स क्या हैं, आपके नेटवर्थ क्या है, आपकी उसके हिसाब से देन आपके बच्चे कितने हैं, और आपको अगर आपको आपकी इनकम आज रुक जाए तो आपको क्या चाहिए कि आने जी, वाले कि कभी भी जो फैमिली को ट्रबल में ना जाना। वो जी। एक हर एक आदमी के अलग अलग है, उसकी एज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और प्लस उसके ऊपर उसके लाइबिलिटीज क्या है। ये जो इंश्योरेंस है ये जैसे कि बढ़ती उम्र में लेनी चाहिए कि अभी तो पहले-पहले तो हम चल रहे हैं, यंग है, कुछ नहीं होगा? ये या बात, एक जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए भी कोई इंश्योरेंस है? ये बच्चा पैदा होने के लिए इंश्योरेंस बेसिकली नहीं कहूंगा, उसके लिए तो सेविंग्स प्लान बेसिकली जी, जी, जरूरी। जो जी, बच्चा पैदा होता है, अब वही बात है कि जैसे अगेन वेल्थ, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि जी, अब हर आदमी जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए एक बैंक अकाउंट खोल देता है, उसमें 100 200 डॉलर डाल, लेकिन वो जी, पैसा उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। अब जी, जैसे मान लो $100 अगर आप मंथ के उस बच्चे के लिए सेव कर रहे हैं, जी, साल में 1200, 10 साल में 12,000, जी। 10 साल में 12,000 की वैल्यू क्या है? हुँ, हुँ। अगर वही कहीं सही जगह पर वो पैसे पड़े हैं जो उसके ऊपर जो जो मनी के ऊपर मनी कमा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये एक बहुत लोग, हम लोग जब पैसा बाजार से लेते हैं या क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं तो हम उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जब हम अपना पैसा है उस पर हम सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर जाके बताता है कि भैया आपके जो पैसे हैं ये कंपाउंड हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात, अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ है, अगर उसका सिर्फ $100 अगर हम सही जगह पर उसका जोड़ दें, सही जगह से आपका क्या मतलब है? अलग अलग एरियाज हैं जहां पर हम वो पैसा उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर उनको अच्छा इंटरेस्ट मिले, जी, कंपाउंड इंटरेस्ट मिले। तो अगर अगर 8% का भी अगर ब्याज मिलता रहे तो वो बाय द एज 65, अगर सिर्फ $100 ही, $100 की जी, आज कुछ वैल्यू है, लेकिन आज के 10 12 15 साल बाद उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, लेकिन अगर वो $100 भी जुड़ता रहे तो टोटल 65 साल में $72,000 हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन वो 72,000 का बन जाएगा मिलियन। जी। और तो ये एक हैबिट है, और एक हैबिट के साथ साथ भी हमेशा के साथ परसिस्टेंट रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि हम जोड़ते हैं, जी, जो मनी आपके लिए आगे जाके बहुत काम आ सकता जी। तो
इसके लिए आप उनको एडवाइस करते हैं कि आपको ये पैसा कहाँ और किस जगह पर रखना चाहिए, एम आई करेक्ट? जी बिल्कुल। उसमें कितनी कंपनियां हैं? जैसे आपने अभी वहाँ कहा कि भाई कोई 8% अभी आपने बोला शायद कुछ कहा, तो मैंने ये एग्जांपल दिया हाँ है। जी, एक एग्जाम्पल आपने जो दिया, तो ये क्या एक फिक्स डिपॉजिट है, ये कंपनियां, ये मतलब ये किस तरह से काम करता है? फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है कि कहाँ पर जैसे वो आपको रिटर्न मिलता है। अब 8% एवरेज रिटर्न मैंने एक एग्जांपल दिया है। होने को 15-20% में मिल सकता है, कई बार हो सकता है जीरो भी। जी, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर वो पैसा इन्वेस्टेड है, किस कंपनी के साथ कैसे इन्वेस्टेड है, उनका फाइनल गोल क्या है किसी का। एक कितनी उम्र तक के लोग ले सकते हैं? जैसे कि अगर कोई इंसान 55 एंड अप है, तो क्या उसके लिए बेनिफिशियल होगा ये? जी बिल्कुल होगा। वो उसके लिए वो बात है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है हर एज के ऊपर डिफरेंट, जी, हर एज के ऊपर और हेल्थ भी साथ में वो देखनी पड़ती है, उसके दोनों के हिसाब से एक डिफरेंट प्लानिंग है। अब जो स्ट्रेटजी एक आदमी के लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए अच्छी नहीं हो सकती, ये हर एक के लिए डिफरेंट है। तो वो जब हम पर्सनली वन ऑन वन किसी के साथ बैठते हैं, उनका गोल्स, उनका रिस्क टॉलरेंस, उनका वो सब कुछ देखते हुए उनके लिए सही तरह से प्लानिंग कर सकते हैं कि वो एक उनके गोल तक वो कैसे पहुंचे। ये देखिए, एक इंसान है अ, जो कि बहुत ही बड़ा है, जिसके पास फालतू बहुत पैसा पड़ा हुआ है। एक रोजगार इंसान है जो एवरीडे काम करता है और अपने जी बच्चों का पेट पालता है। जी जी। तो इसके ऊपर कोई आपकी लिमिट होती है कि नहीं नहीं आपको इतना ही पैसा देना है? पर इस बात पर हम बात करते हैं, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है और ये आपके हक की बात है जो रोजमर्रा के लोग काम करते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं, पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं पंकज ग्रोवर से, बे एरिया से जुड़े हुए हैं उनके साथ, जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और जो आपके हित का सोचते हैं। तो पंकज जी, हम बात कर रहे थे कि जो रोज़मर्रा का आदमी है, शख्स है, जो कि रोज़ ही कमाता है, तो आपकी कोई लिमिट होती है कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, कि वो $10 भी लगा सकता है कि मिनिमम इसके कुछ होते हैं? जी, इसमें मिनिमम कुछ नहीं है। वो बेसिकली तो एक जैसे मैंने कहा ये एक सेविंग एक हैबिट होनी चाहिए कि जी, आदमी हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो भी आदमी जो कमा रहा है उसका एटलीस्ट 10% जी, वो अपने फ्यूचर के लिए एक हुँ, ऐसी जगह सेव करे जहां पर उसका एक्सेस भी हो और इजी एक्सेस भी हो और जहां पे लॉस होने के चांसेस ना हो। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब पैसे कमाते हैं जो थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है उसका जो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो क्या करते हैं कि किसी जी, से पूछ लिया कि कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए, किसी ने प्रॉपर्टी में लगा दिए, किसी ने स्टॉक। कि जी, सारी इन्वेस्टमेंट जो है हर तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जी, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट अब क्या है कि अगर जैसे मान लो हमने किसी प्रॉपर्टी में एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर पैसे लगाए जी, तो जब वो पैसे की जरूरत पड़ेगी उस टाइम उस वक्त पे मार्केट क्या कह रही है जी, डिपेंड कर। अब कोई स्टॉक्स हैं, अगर जब हमें पैसे चाहिए अगर उस टाइम स्टॉक मार्केट डाउन है तो हम क्या करें। जी, तो एक ऐसा स्ट्रीम ऑफ होनी चाहिए जहां पर हम पैसे रेगुलरली थोड़े बहुत जोड़ते रहें ताकि जी, जिस पे हमारे को पूरा भरोसा कि जब हमें जरूरत पड़े हमें मिल जाए। हम यूज़ कर सकें। तो जो अमाउंट का जैसे आपने बात किया कि कोई रोजमर्रा का जो ये अगर अब वही बात है कि अगर रोज का एक स्टारबक्स की कॉफी का भी अगर आप उतनी भी अगर बचत जी, रेगुलरली करते रहें तो ओवर जी, टाइम वो एक बड़ी इनकम अमाउंट बन सकती है। अब जी, जैसे जब जब के बाद बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है लेकिन बहुत पैसे के साथ साथ बहुत डेट भी हो, जी, वो भी उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ हो जाए तो वो डेट को कैसे कवर करें। तो हर एक की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। वही बात है कि फाइनेंशियल एडवाइजर एक जैसे आपका एक फाइनेंशियल होम का आर्किटेक्ट भी है और एक फाइनेंशियल डॉक्टर भी है, तो हर एक की एक डिफरेंट नब्ज है कहाँ पर उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। आपके हिसाब से जी, जैसे कि आप काम कर रहे हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों से मिलते हैं, काफ़ी लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा शख्स है कि जो
आपसे काम करवा लेता है, उसके बाद फिर आके बोलता है ना ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बंद करना है। तो उसको क्या ख़त्म करने में भी उतना ही टाइम लगता है कि वो ख़त्म नहीं होता या उसमें कोई पेनल्टीज़ पड़ जाती हैं? जी, वो डिपेंड करता है कि पहले तो उसने खेल लिया क्या है। जी, वैसे तो पेनल्टीज़ वगैरह हाँ, जैसे अब रिटायरमेंट प्लान्स जो हैं जी, स्पेशल जो स्पेसिफिकली रिटायरमेंट प्लान्स है, अगर जी, उसको आप अर्ली क्योंकि वो गवर्नमेंट का उसमें कंपनी का कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट ने एक वो दे रखा है कि जी, आप इतने टाइम वक़्त तक पैसा उसमें से नहीं निकाल सकते हैं, जी, अनलेस फॉर सर्टेन रीज़न, उसमें पेनल्टीज़ वगैरह सब कुछ है। जी, बाकी वही हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या लिया है, कहाँ लिया, उसको रोकने का कोई ज़रूरत नहीं। कई बारी मजबूरी आ जाती है, लेकिन वही बात है कि एंड में मजबूरी जो जब आती है, तो लोग अपना केबल का बिल बंद नहीं करवाएँगे, लेकिन सेविंग वाला जो-सा बिल है, उसको बंद करवाएँ। तो सबसे पहले अपनी सेविंग का तो सोचना चाहिए, उसके बाद ऑफ कोर्स हाँ, जब मजबूरी है, जब नहीं है तो ऑफ कोर्स बंद करना पड़ेगा। उस वक़्त तो चाहे पेनल्टी पड़े या जो भी पड़े, बंद तो करना पड़ेगा, वो हो जाता है। जी। कहते हैं ना, आपने बहुत अच्छी बात कही कि केबल का बिल नहीं बंद करते हैं। कहते हैं कि जो कहते हैं ना कि मौत बिकती नहीं है, जो ये कहते हैं कि मौत बिकती नहीं है, उन्हें अपनी अलमारी में पढ़ी मैंने इंश्योरेंस की कुछ रसीदें दिखा देखकर। तो ये जो रसीदें इंश्योरेंस की तो और ये जो मौत का, इसके बारे में आपका क्या फ़लसफ़ा है कि ये लाइफ़ इंश्योरेंस ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल ज़्यादा ज़रूरी है? कि अगर हम लाइफ़ इंश्योरेंस करें वो बेटर है। कल को खुदा ना ख़ास्ता अगर कुछ हो जाए, तो मेरे बच्चे भूखे ना रहें या कुछ ना रहें। तो आपके हिसाब में से आप एज़ ए इंश्योरेंस एजेंट, एज़ ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, एज़ ए फिडुशियरी एडवाइज़र क्या कहना चाहेंगे? आपके व्यू क्या हैं इसके बारे में? जी, लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक फाइनेंशियल होम का। जैसे जी, मैंने कहा कि वो एक आपका जो फाउंडेशन है वही है। जी, अगर आपकी फाउंडेशन नहीं है इसका, तो जी, आप जो भी आप एसेट्स बना रहे हैं, वो किसी भी दिन गिर सकते हैं। कोई तेज आंधी आने से सारा घर ढह सकता है अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है। जी, तो अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी स्ट्रांग है, जी, तो फिर जो कभी थोड़ा बहुत मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, नौकरी छूट गई थोड़े टाइम के लिए या बीमार पड़ गए या साल 2 साल के लिए काम पर नहीं जा सकते हैं, तो वो जो एक प्रोटेक्शन है, वो उस चीज़ को कवर करती है कि ताकि जो आपका लाइफ़स्टाइल आपके रुकने पर लाइफ़स्टाइल घर का नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका लाइफ़स्टाइल रुक जाता है, तो वो सारा जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करी थी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बात बताइए मुझे पंकज जी, जैसा कि आजकल कोरोना का माहौल है, जी, लोगों की जॉबें जा चुकी हैं, जी, कईयों के घरों में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों ने आपसे पॉलिसीज़ ले रखी हैं या जो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो अपनी पॉलिसीज़ कंटिन्यू रखें, पर वो कैसे रखें? कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ उनके लिए या जो जिसमें उन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्या वो उनको हेल्प कर रही हैं? जी, बिल्कुल, वो भी अगेन बात आती है कि अ अ, आपने बैठकर वो किस तरह के प्लान्स आपने शुरू करे। जी, कुछ प्लान्स हैं जो आपको वो टाइम भी देती हैं और डिपेंड करता है कि प्लान्स कितने हैं। अगर किसी ने अगर अभी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले कोई प्लान लिया है और एकदम से वो बंद करेगा तो वो उसको बचाना मुश्किल है। हाँ, किसी ने 2-4 साल, 5 साल पहले का प्लान लिया हुआ है, उसको 2-4, 6 महीने का ब्रेक चाहिए, तो वो कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं। और वो भी डिपेंड करता है कि प्लान कौन-सा है। प्लान कौन-सा है? पर आपको लगता है कि ये कोरोना की वजह से बिज़नेस में फ़र्क पड़ा है? जी, मेरे हिसाब से कोरोना की वजह से आई थिंक आई मीन ब्लेसिंग तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइज़र लाइफ इंश्योरेंस में एक्चुअली लोग अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाने लगे। उन लोगों को पता है कि भई ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रोटेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस कहते हैं ना हर एक के दिमाग में पीछे रहता है कि भी एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेकिन कभी कोई उनके साथ कभी बैठा नहीं या कभी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे उनको घर पे बैठ के ध्यान मिला है, तो इसकी अवेयरनेस जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। और हाँ, बिज़नेस वाइज़ इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेट टू बी बिग
कि लोगों को अवेयरनेस है, लोग पता कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या है, उसमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। जी। और तो सबसे बड़ी बात कि आप इवन इतना कुछ केसेस सब कुछ होने के बाद भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देनी बंद नहीं करी है, ना ही कोई उस पर लिमिटेशन लगाई है कि भाई ये हो गया तो ये होगा। जी। सभी तो उसी तरह से जी। तो आपके ख्याल से ये कब लेनी चाहिए? कब ऐसे तो ये बेसिकली अगेन वो एक प्रोटेक्शन है जो जी। आपकी नेटवर्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो जी। जब भी आपकी नेटवर्थ बननी शुरू हो जाती है और जी। या दूसरी नेटवर्थ, एक तो नेटवर्थ बननी शुरू होती है, बाकी दूसरी आपके पास लायबिलिटीज क्या है। जी। अगर भी उस जिसने भी इंश्योरेंस लेनी है उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो क्या है। अब मान लो नेटवर्थ कुछ नहीं है लेकिन शादीशुदा है, बच्चे हैं, उनके उनकी इनकम को अगर रुक जाए तो फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी। तो वो एज 20 साल का भी हो सकता है और मेरे हिसाब से ऑल द वे टिल द एंड वो चाहिए ही चाहिए। जाने के बाद भी एक बहुत जो स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट ने इसका टैक्स बेनिफिट इतना दे रखा है कि सारे का सारा पैसा टैक्स फ्री फैमिली को चला जाता तो आपका कहने का मतलब है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो जो वो टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल है, है। हाँ जी, फेडरल टैक्स का क्रेडिट मिल। कोई फेडरल इनकम टैक्स मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में नहीं है, कोई तो, फेडरल इनकम टैक्स नहीं तो है। वो आप मुझे एक बात बताएं, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, कि आप अपनी जॉब से कितने सेटिस्फाइड हैं? अपनी जॉब से, जैसे मैंने कहा, एज ए एडवाइजर प्रोफेशनल कितने सेटिस्फाइड हैं आप? जैसे मैं कहा, जो शुरुआत हुई थी, हर आदमी एक इनकम का सोच के करता है, तो मैंने भी वही सोच के जो इसमें आया था। लेकिन जी। अब ये मेरा एक पैशन बन चुका है कि जब मैं लोगों को देखता हूँ कि जब मैं किसी के घर से निकलता हूँ उनको जी। फुली प्रोटेक्ट करके, जी। मालूम है कि कल कुछ भी हो जाए तो उनकी फैमिली फुली प्रोटेक्ट रहेगी। जी। और हमने देखा है, मेरे अपने जो को पार्टनर्स हैं, उन्होंने जब किसी, क्योंकि हर आदमी जब वो टाइम आता है, कभी आए आए, तो उस वक्त हर कोई आगे पूछेगा कि उसके पास इंश्योरेंस थी कि नहीं। उससे जी। पहले कोई नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये उस वक्त आके पूछेगा कि उसके पास इंश्योरेंस थी या नहीं थी। तो जी। उससे आगे फैमिली की जो, और जो सबसे बड़ी जो, आई नो जो चला गया उसको तो कोई वापस नहीं ला, जी। लेकिन एटलीस्ट जो फैमिली है वो खराब ना हो। उस वक्त जो एक दिल को शांति मिलती है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी फैमिली को कभी वो बुरे दिन नहीं देखने। जी। जी। तो ये अब पैशन बन चुका है। जी भाई जी, किसने पूछा कि किसी से कि भाई इंश्योरेंस मौत से एक दिन पहले खरीद लो, तो बोला कि जी मौत का तो पता ही नहीं कब आएगी, तो बोला जी कि हर एक दिन ऐसे देखे हो कि भाई शायद आज ही हमारा आखिरी दिन है, तो उससे जी। आज ही खरीद लो। कभी आपकी इस कितने 8 साल से आप इस बिजनेस में, कोई ऐसा वाक्या जो आपके दिल को छू गया हो और जो आपने कहा कि भी मैंने ये बहुत अच्छा काम किया? कि मैं आपको दोनों बताऊँ, एक वो अच्छा काम और दूसरा जो एक बार मुझे अफसोस भी हुआ। जी। जी। अ, अच्छा काम तो वही कि जब वो कुछ जो एंड स्टेज आती है, जो मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, जब वो उनके घर वो चेक लेके गए और तो जब उनको चेक पकड़ाया तो उनकी फैमिली हुई, जैसे आप लोग तो आप वो मेरे पार्टनर को एक ही भगवान का जो जिसके लिए हाथ जोड़ने चाहिए कि भाई नहीं भी वो नहीं है, लेकिन जो जी। उनकी जो फीलिंग थी कि भाई क्या उस वक्त पर उनकी फैमिली, उनका घर नहीं बिकेगा, उनका घर सब कुछ बच जाएगा, उनकी जो बच्चे हैं स्कूल ऐसे ही जाते रहेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एक जी। बहुत अच्छी फीलिंग। जी। दूसरा एक जो मेरे को हुआ कि भी अब ऐसे हम जब हम सब कितने लोगों के साथ बैठते हैं, लेकिन कभी वो आ जाता है कि भी कोई हमारी बात नहीं मानता है और वो इसको एज ए एक्सपेंस मानकर वो छोड़ देते हैं कि नहीं भाई ये बहुत महंगा है या कुछ भी है, मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी यंग हूँ, जैसे अभी नहीं मुझे चाहिए। मैं मेरे साथ ऐसे हुआ, किसी के साथ मैं बैठा था, उनको हमने सारा एक्सप्लेन किया, उनको अच्छा लगा, लेकिन मैंने जब दोबारा उनको फॉलो अप किया तो उन्होंने मना कर दिया
कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना है। और उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद उनका एक्सीडेंट हुआ और वो अभी ऑलमोस्ट 3 साल से अभी बेड पर पड़ा है। तो वो एक दुःख आता है कि वो अगर उस वक़्त वो प्रोटेक्शन, सही तरह की प्रोटेक्शन उस वक़्त दे दी होती। क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन, जैसे मैंने कहा, ये खाली लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। इसमें बहुत कुछ, जैसे कुछ हर एक तरह की लाइफ, डेथ, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, सभी चीज़ें कवर होंगी। जी, हाँ, अगर वो होती तो वो आदमी का इसको उसको हर महीने के अभी तक पैसे मिल रहे हैं। और जी, जो हमारे हम 1-2 क्लाइंट हमारे पास हैं, जो एक्चुअली हमारे मेरे साथ काम भी करते हैं, जिनका ऐसे हो गया था, तो उनको आज घर पे बैठे पैसे मिलते हैं। जी, जी, वो देख जी, के वो एक सैटिस्फैक्शन मिलती है। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं बे एरिया से पंकज ग्रोवर से, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और आपके हित का सोचते हैं। तो बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कहते हैं कि ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है। ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है और दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। और दिल में जीने की चाहत तब होती है जब आपके अपने, आपके परिवार वाले सुरक्षित हों और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। तो इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और चलिए बात करते हैं हम पंकज जी से। पंकज ग्रोवर जी, मुझे ये एक बात बताइए कि क्या कोई आम इंसान आपके साथ काम कर सकता है या जुड़ सकता है आपके साथ? जी, बिल्कुल। एज़ लॉन्ग एज़ वही मैंने बातें की भी, जैसे एक जी, सबसे पहले इसमें ज़रूरी है एक पैशन। जी, पैशन होना चाहिए और आप क्या चाहते हैं। काम कोई हम ये काम कोई भी आदमी कोई भी काम पेट से नहीं सीख के आता है, सब कुछ यहीं सीखना पड़ता है। तो ये भी काम जी, एक सीखते हैं कि आप आपका अगर पैशन है और आप सीखना चाहते हैं, तो ये काम बिल्कुल सीख सकते हैं। उसके लिए, और जैसे मैंने कहा कि मैं अभी अपना जो एडवाइज़री फर्म है उसको बढ़ा रहा हूँ, जी, अलग-अलग स्टेट्स में भी जाना चाहता हूँ। तो जो भी साथ में जुड़ना चाहते हैं उनको मैं ऑफ कोर्स उनको पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे जी, काम करना है सब कुछ सिखा। जी। तो आपके साथ जुड़ने के लिए उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है? स्टार्टिंग में तो बेसिकली वही, अगर उनकी जो चाहत है, बाकी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देंगे, कैसे जी। सबसे पहले क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सब, और ये कोई बहुत इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कुछ काम शुरू करने के लिए। सिर्फ आपका एक पैशन चाहिए और एक लगन चाहिए, जिससे ये काम शुरू हो सकता है और एक अच्छे मुकाम तक आप पहुँच सकते हैं। तो इसमें जब शुरुआत में ये क्या, अगर आपको किसी के, जैसे अगर एक इंसान है उसके पास लाइसेंस आ जाता है तो वो लाइसेंस ले लेता है, वो आपके पास आता है, तो उसको आप और आप ही की तरह कई और लोग हैं, उन्हीं के साथ काम करना ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट शुरू से ही शुरू कर लेता है? जी, हमारा काम बेसिकली उनको इंडिपेंडेंट ट्रेनर बनाना ही है। हम और लोग तो कोई एक कैप्टिव एजेंसी नहीं है, और हम लोग इंडिपेंडेंट ट्रेनर ही बनाते हैं, जो जो आते हैं। उनके एक्चुअली लाइसेंस लेने के बगैर, बिना भी जब हमारे पास आते हैं, वो लाइसेंस की भी हम पूरी तैयारी करवाते हैं, कैसे लाइसेंस लेना है, सब सब पूरी तैयारी करवाते हैं, और काम कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, सब कुछ हम तो लोग ये, बताते तो एक पर्सन, एक एक नया यंग बच्चा एक लाइसेंस लेता है, आपके पास आता है, तो आप एज ए टीचर उसको पढ़ाते भी हैं कि क्या हैं। करना है और कहाँ खड़ा होना है, तो जी, सारी बिल्कुल। ट्रेनिंग आप देते हैं और बिल्कुल, उसको इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि चल जी। भाई जा, तू भी अपना काम कर ले। जी, बिल्कुल। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि इसके लिए स्कूल भी जाना पड़ता है? नहीं, वो ऑनलाइन क्लासेस हैं जो लाइसेंस के लिए लेनी पड़ती हैं, जो स्टेट के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो एक लिमिट, एक अमाउंट ऑफ आवर्स हैं, जो स्टेट, हर एक स्टेट पे अपना बोलते हैं कितने आवर्स हमको कंप्लीट करने हैं, और फिर स्टेट का एग्जाम देना है। जी। इसके बारे में आप इंश्योरेंस लाइफ, अभी आपने कहा कि लाइफ लायबल थी, और इसके बारे में अभी आपने बात, इसके बारे में कुछ टिप्स हैं आपके पास कि ये लायबिलिटी क्या है या लाइफ इंश्योरेंस क्या ज़रूरी है? इसके बारे में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे दर्शकों को कि ये क्यों ज़रूरी है? लाइबिलिटीज अगर हम देखें तो एक मेथड है, उसको बोलते हैं हम डाइम मेथड। जी, तो बेसिकली डी इज आपका डेट कितना है आप लोग का, जी,
तो इसके बाद आय इनकम, जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसको जी 10। तो जी अगर आप 100,000 बना रहे हैं एनुअल तो हो गया $1 million। जी उसके बाद फिर मॉर्गेज कितनी है, जी 5 लाख की मॉर्गेज है। तो उसके बाद ई आ जाता है एजुकेशन, बच्चे जी कितने हैं और उनकी एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए। जी तो जैसे अगर कोई 2 बच्चे आज, अगर हम आज के टाइम पर भी देखें तो एक जो एजुकेशन जो है 4 साल की, अगर हम कॉलेज साथ में उनका रूम बोर्ड उनका सारा खर्चा है तो अबाउट 200,000 का एक बच्चे का खर्चा है 4 साल के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो सब कुछ काउंट करके दैट इज द वो जो बोलते हैं कि एक नीड है, वो इतनी एक जरूरत है। अब वो फिर बात है, 2 बातें आ जाती है कि एक जरूरत और फिर दूसरा अफोर्डेबिलिटी। तो जी दोनों को देखते हुए उनका हम पूरी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते जी तो और कोई टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं कि ये इंश्योरेंस और क्यों ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों बननी चाहिए? हैं। जी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मैं सिर्फ इंश्योरेंस का नहीं कहूंगा। इंश्योरेंस अगेन इज द फाउंडेशन, जो एक फाउंडेशन है कि आपको जी इनकम को प्रोटेक्ट करती है जी हर लेवल पर, डेथ डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस पर। और उसके बाद जो है, जो बाकी दीवारें भी जो बनी है घर की, जी वो आपका रिटायरमेंट है, बच्चों के एजुकेशन के प्लान है, यू नो जी आपका जो प्राइमरी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, और जी ये कुछ भी जो है वो सब एक दीवारें हैं जो सही तरह से, अगर सबसे जी कौन सी दीवार कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और फिर उसके बाद ऊपर होना चाहिए जो जो रूफ है कि वो टैक्स एफिशिएंट हो, और वो अच्छी तरह से जो जो नेक्स्ट जनरेशन को भी जो जो आपने फाइनेंशियल होम तैयार किया है वो ऐसे एज इट इज चला जाए, उसमें कुछ दरारें। जी तो जो फाइनेंशियल एडवाइजर, ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर जो काम है कि उसका पूरा फाइनेंशियल होम उसको तैयार करें। जी आपके हिसाब से ये चाहिए कि कम से कम एक फैमिली में एटलीस्ट 100 या $200 पर मंथ आपको अपनी लाइबिलिटीज के लिए रखने चाहिए, ये क्या इनफ होंगे? जी वही बात डिपेंड करती है कि लाइबिलिटीज पहले तो है कितनी, और फिर उसके जी हिसाब से आपका, आप चाहते क्या है कि कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आपका जो गोल है वो क्या है। जी एक प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि पहले होता था कि एक प्रोटेक्शन एक अलग चीज है, सेविंग्स एक अलग चीज है। आज के टाइम पर बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत से कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ आपको सब कुछ एक जगह पर मिल जाता है। जी तो जी जी डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो एक हर इंडिविजुअल की अपनी एक सिचुएशन है, अपनी स्टेट है, उसकी एज है, हेल्थ है, लाइबिलिटीज कितनी है, सब कुछ, और फिर उसका रिस्क टॉलरेंस कितनी है, क्या वो करना चाहते हैं क्या। तो वो एक इंडिविजुअल वन ऑन वन बैठ के ही पता कर सकते जी तो जैसा कि देखा आपने कि हम जुड़े हुए हैं पंकज ग्रोवर जी से, और पंकज जी कोई लास्ट मिनट टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर कि आप अपने पैसे सेव करें? हैं। जी ऑफ कोर्स, सेविंग एक्चुअली मानो सेविंग तो हर आदमी करता है और करना भी चाहता है और करते भी। जी पर होता क्या है कि जैसे अब मान लो हम लोग सेविंग कर रहे हैं, बैंक में सेविंग कर रहे हैं, तो ठीक है, हम लोग ने जो भी 100 200 500 1000 जो भी जिसकी जो भी प्रॉफिट आप अलाउ करती है वो बैंक में सेव करना शुरू कर देते हैं। जी और यूजुअली होता क्या है, बैंक में सेविंग तो एक तो बैंक कुछ नहीं देता, जी इट्स नो जो मनी आपके लिए काम नहीं कर रही। जी जी उसके बाद होता क्या है कि आपने थोड़ा बहुत पैसा सेव किया, 2-4 साल सेव किया, आपने देखा उसमें 20 30 40 50 हजार जो भी इकट्ठा हो गया, उसके बाद कोई ना कोई खर्चा अपने आप ही निकल आता है। आप पैसा लेके उधर लगा देते हैं, चाहे आपकी जरूरत है या नहीं है, लेकिन वो खर्चा निकल आता है। तो जी इसलिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर वो आपको सही तरह से आपके पैसे को काम, आपके गोल, पहले तो उसका गोल होना चाहिए कि आप जो पैसा सेव कर रहे हैं किस जी लिए, किस चीज के लिए कर रहे हैं। अपने जी बच्चों के लिए कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए आप सेव, या आपने घर लेना है, मानो 5-7 साल में 10 साल में आप घर लेना जी चाहते हैं, उसके लिए एक गोल होना चाहिए, उस गोल को बेस बनाकर आपकी सेविंग होनी चाहिए। जी और फिर
अब वही अब जैसे अगर कोई कहे कि भी मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव करना है, ठीक है, अब जैसे मैं बताया कि भाई $2 लाख की बेसिकली सेविंग चाहिए, जी और वो सेव करना शुरू कर देते हैं $50,000 महीने में, जी ऑफ कोर्स उससे वो जो गोल है मैच नहीं हो। जी। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लो, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। तो इस जिंदगी को मुद्देनजर रखते हुए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर चुनिए और अपने फाइनेंस को संभाल के रखिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और पंकज जी आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अमूल्य समय हमें दिया। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, और थैंक्स गिविंग की शुभकामनाओं के साथ हम आज इस एक मुलाकात से आपसे विदा लेते हैं। खुश रहें, आबाद रहें और कोरोना से बचते रहे। हैप्पी थैंक्स गिविंग एवरीबडी, फ्रॉम माय फैमिली टू योर फैमिली, फ्रॉम जस्ट हिंदी चैनल के ऑल एम्प्लॉयज़, ऑल वर्कर, आप सबको तहे दिल से थैंक्स गिविंग की दुआएं देते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया।